Recording has started and why is there a formula here? इसे हटाइए, क्या ओपन कर दिया मैंने? ठीक है, तो एवरीवन ऑन माय स्क्रीन नाउ, एवरीवन ऑन माय स्क्रीन नाउ। तो देखो, VLOOKUP का जो कॉन्सेप्ट है ना, VLOOKUP इज अ फॉर्मूला दैट इज जनरली यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम अ डिफरेंट टेबल। यानी मेरे पास एक टेबल है, एक डेटा सेट है, उसमें मेरे पास ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन है, अब मुझे किसी और टेबल से भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं दोनों टेबल में आइडेंटिफाई करूंगा कि कुछ कॉमन चीज होगी जिससे मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको साथ में चैट जीपीटी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ भी आपको समझना है तो आपको चैट जीपीटी पे रिलाई करना है, ठीक है? आपको चैट जीपीटी पे रिलाई करना है। मान लीजिए आप रिटेल में जाते हैं, ठीक है? रिटेल में मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू गो टू शॉप एट अ आई डोंट नो व्हाटएवर, रिलायंस रिटेल, मैक्स फैशन, किसी भी आउटलेट में जब आप जाते हो, आपके नाम के अगेंस्ट में, आपके आईडी के अगेंस्ट में कुछ पॉइंट्स डिडक्ट हो जाते हैं, आप पॉइंट्स डिडक्ट करवा सकते हो। नाउ फॉर द रिटेल कंपनी टू आइडेंटिफाई, फॉर द पर्सन who's at the counter, who's doing the cashier, the checkup, who has to identify you to see कि आपके अकाउंट में कितने पॉइंट्स हैं, वो क्या यूज करते हैं, क्या आईडी होती है, क्या वो आपका नाम पूछते हैं, क्या वो आपको कोई यूनिक आईडी देते हैं, किस चीज से वो आपको आइडेंटिफाई करते हैं? अगर आप रिटेल Sir, स्टोर में जाते हैं, usually they identify us from our mobile number. perfect, exactly Taran, thank you for that input. So they usually identify us from our mobile numbers, ठीक है? Now every mobile number is a unique ID, ठीक है? तो उस मोबाइल नंबर को कहीं एंटर करते हैं और उस बेसिस पे दे गेट एन इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो जनरली होता क्या है, हर जगह पे तुम VLOOKUP एज अ फॉर्मूला नहीं समझिए आप, VLOOKUP एज अ कॉन्सेप्ट समझिए, VLOOKUP एज अ कॉन्सेप्ट समझिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो सकता है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, किसी भी इंडस्ट्री में डेटा कभी भी है ना एक जगह पे स्टोर नहीं होता। जैसे अगर मैंने आपको बहुत पहले एक आर्टिकल भेजा था, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव रेड इट, इफ यू नॉट, इफ यू हैव नॉट, यू शुड गो बैक एंड रीड इट, ठीक है? बिकॉज सी एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड। एक्सेल जब आप कर रहे हो, मैंने 10 बार बताया आपको, एक्सेल इज नॉट जस्ट you learning how to write formulas, it has to be interlinked with whatever is happening. You need to understand कि एक्सेल में डेटा आता कहाँ से। why is, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर मुझे VLOOKUP यूज करना है दो टेबल से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए, why can't I just have all the information in one table? You cannot, because that is now not how databases work. तो उसको समझने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा जो मैंने आपको बोला था पढ़ने के लिए। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रेड इट, ठीक है? नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, डेटाबेस क्या होते हैं, ठीक है? बट स्किपिंग दैट फॉर नाउ, डेटा जनरली एक टेबल में स्टोर नहीं होता है, इसलिए आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, आप कोई भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है? जैसे एट वॉलमार्ट, टू स्ट्रीमलाइन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, वॉलमार्ट यूजेस VLOOKUP, Walmart uses VLOOKUP to match product SKUs with their corresponding inventory levels and restock dates, ensuring efficient stock replenishment, ठीक है? फिर आपका जनरल इलेक्ट्रिक यूटिलाइजेस वे टू मैनेज पार्ट्स इन्वेंटरी इन देयर। अब ये मेड अप एग्जांपल्स होंगे, बट जनरली यही होता है। VLOOKUP आप यूज करते हो क्योंकि आप एक टेबल में इंफॉर्मेशन नहीं रखते हो। कैन एनीबॉडी थिंक ऑफ अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ अ VLOOKUP? कैन एनीवन थिंक ऑफ अ रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ Yes, अ sir. VLOOKUP? बताइए। Actually, sir, in our mobile phones, like when we save the contact numbers of different people, there is VLOOKUP is used. Like the mobile phone itself categorizes the names in Sure. So order of. because on the mobile विजुअली तो हमें दिख रहा है कि वो एक के नीचे एक स्टोर हो रहा है, बट देयर इज सम आई विल नॉट बी एबल टू कमेंट कैसे स्टोर होता है मोबाइल में, बट हाँ, इट इज हाउ अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ VLOOKUP वर्क्स, ठीक है? ओके ओके, एनी अदर एग्जांपल? हाँ, मदी, हाँ बोलिए।
Um, in in ERP systems, we basically use VLOOKUP. If I talk about healthcare, then patients are given unique ID, and on the basis of that, it has the software, ERP software stores all the data, whether Correct. it is lab reports or the records of the patient, payment Correct. records, and all Correct. those things. हाँ. अब मेरे और एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए. And see, writing the VLOOKUP formula is not very complex. वो मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, आप सीख लोगे. But the idea is, why should you even understand? Why are you even learning to write a formula? Sir, in hospitals, they use this rigorously. Like they have this software for keeping the track on patients and their records. Correct. So when I say give me examples of VLOOKUP, it does not mean necessarily कि वहाँ VLOOKUP बैठ के कोई लिख रहा है. The concept of a VLOOKUP, where you have to extract information from multiple tables. Where else do you see that? हाँ मदिया बोलिए. We also use it in when we are entering the Gmail password and username. Very good. I'll just show that example. That's a very nice response. एक सेकंड देना मुझे. तो Gmail में क्या होता है? जब मैं let me just open incognito and go to gmail.com. Now, अरे यार अभी ऐसे दिखाता है वैसे, बट इट सेज ईमेल और फोन. ठीक है, इट सेज ईमेल और फोन. ये आपका वैसे हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स किया है ना, हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स किए हैं ना. तो यहाँ देख रहे हो, यहाँ क्या लिखा होता है? ईमेल और फोन. ठीक है, सो इट एक्सेप्ट्स आइदर वन ऑफ देम. नाउ when I'm typing my email here, when I type in my email here, ठीक है, is this going to be, when I say next, has it validated my email? No, it has only found my email in a table. ठीक है, it has only searched for my email in a table. अब वो कैसे स्टोर हो रहा है, we'll not get into that, but everything is stored in the database. ठीक है, database का structure क्या है वो सब you can have a look later on YouTube पे जाके, but everything is stored in a database. So when I type in my email, it first tells me that this email exists, right? This email exists. Now for when I put in my password, it is literally going and doing a search कि इस email के against में database में क्या password stored है. That is literally how these work. That is literally how these work, right? Whether it is a login on an app, it is just कि एक row में ये दोनों match होने चाहिए, तभी आपको access मिलेगा. दूसरा example हो सकता है आपका, से जब आप web check-in करते हैं ना, जब आप web check-in करते हैं ऑनलाइन ट्रैवल में, ट्रेन ट्रैवल में, wherever, राइट, एंड यू सर्चिंग, जैसे आप ट्रेन में अगर पीएनआर सर्च कर रहे हैं या फ्लाइट का अगर सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे if I type in the PNR and the last name, if both of these match, only then it allows me to click on check-in. How is it able to search कि किस PNR के अगेंस्ट में क्या लास्ट नेम है? Because PNR एक तो यूनिक होगा, और लास्ट नेम even if it is the same for two people, उनका PNR कभी सेम हो नहीं सकता, उनका PNR कभी हो नहीं सकता, राइट? तो VLOOKUP is like the concept of a VLOOKUP is in databases all around. Now ये challenge क्यों है? क्योंकि डेटा एक जगह पे नहीं होता है, डेटा एक जगह पे नहीं हो सकता है. मुझे एग्जांपल दीजिए, अगर आप मुझे आंसर दीजिए. Let me think. The HR department of a company may be having a master database of all employees Correct. with employee ID Correct. and phone numbers, addresses. हाँ. Now, if they want to prepare a list for distribution of uniforms, they may extract from the master list using the employee ID, and if there is a separate list provided by the last time supplier who gave some uniforms with list, Beautiful so they example. can match and make a new list. Correct. That's a very nice example. Sir, in our college, we can, like, how our marks are awarded, preparing results. Fair. Like we have- Great example. Perfect. Now, when it comes to why is there a need for VLOOKUP, why isn't data in one table? If you think about it, अगर आप एक स्टोर में जाते हो रेगुलरली परचेस करने के लिए, ठीक है, लेट्स से I don't know if anyone of you is in Delhi, तो दिल्ली में जैसे there is a outlet called 24/7, ठीक है, रिटेल चेन है, वो 24 घंटा खुला रहता है. अब जब भी मैं वहां से शॉपिंग करता हूँ, या जब भी मैं वहां से कुछ खरीदता हूँ, कुछ ग्रोसरी लेता हूँ, कुछ ड्रिंक लेता हूँ, कुछ खाने के लिए लेता हूँ, मैं मेरा मोबाइल नंबर पूछते हैं, मैं मेरा मोबाइल नंबर बताता हूँ. Now, they know that I am a customer, that Talha Parkar, even if they don't know my name, they know me by my mobile number. ठीक है, कि ये कस्टमर है.
अब उनका जो कस्टमर मास्टर होगा, यानी कितने कस्टमर्स हैं, वो एक टेबल में स्टोर होगा। अगर मैं 24/7 से रिलायंस से किसी भी आउटलेट से अगर महीने में 3 बार परचेस करता हूँ, 4 बार परचेस करता हूँ, तो क्या वो जो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन है वो मास्टर टेबल में स्टोर हो रही है? नहीं, क्योंकि ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन हमेशा एक सेकेंडरी टेबल में स्टोर होती है। जो ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज ऑलवेज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी टेबल. So hence there is always going to be a need for VLOOKUP, because data में the concept is that you store data into whatever level of granularity that you can. जितना आप डेटा को ब्रेक कर सकते हो और उसको सेपरेट रख सकते हो, आप रखेंगे, क्योंकि डेटा स्टोर करने में इजी होता है, डेटा को एक्सेस करने में इजी होता है, एंड डेटा का यूजेबिलिटी बढ़ जाता है, ठीक है. और मैंने आपको शायद बताया था, नहीं बताया था, मुझे याद नहीं है. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास, अगर आपको पढ़ना है, समझना है कि कंपनीज के चैलेंज क्या होते हैं डेटा को लेके, ठीक है. तो आप SAP हो गया, आप सेल्सफोर्स कस्टमर स्टोरीज, मैंने आपको स्विगी का दिखाया था शायद ना, ठीक है. आप Power BI कस्टमर स्टोरीज, ठीक है. आप जाइए, मतलब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ जाके आप पढ़ेंगे ना, आप जब 10 केस स्टडी पढ़ लेंगे ना, आपको रियलाइज होगा कि डेटा रिलेटेड चैलेंजेस जो होते हैं वो हर जगह सेम ही होते हैं. जैसे SAP का, अडानी का बहुत अच्छा स्टोरी है जो मैं हमेशा दिखाता हूँ लोगों को, ठीक है. प्रॉब्लम क्या था? देयर वर 9 मल्टीपल बिजनेसेस, ठीक है, अक्रॉस मल्टीपल एंटिटीज ऑफ अडानी. They wanted to modernize the technology infrastructure. यहाँ पे they wanted to overcome this challenge. Challenge क्या था कि डेटा scattered है, अलग अलग कंपनी का अलग अलग जगह पे है, ठीक है. तो इनकम्पैटिबल था डेटा एक दूसरे के साथ. तो फोकस्ड ऑन रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मास्टर डेटा, यानी एक जो टूल था जिस भी एंटिटी में, उसको हटा के एक सिंगल नया टूल लाना था जो अक्रॉस एंटिटीज वर्क करता. तो डेटा ऑथरिंग टूल, इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिव एंड पैसिव डेटा, एंड क्रिएशन ऑफ अ सिंगल सोर्स ऑफ मास्टर डेटा. वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ, सिंगल सोर्स ऑफ मास्टर डेटा, ये टर्म आप हर जगह सुनेंगे, ठीक है. अब इसमें यू डोंट हैव टू बी कंसर्न विद SAP ने अपना कौन सा मॉड्यूल दिया, वो इररेलेवेंट है, लेकिन टर्म्स लाइक डेटा वैलिडेशन, राइट, we saw data validation in Excel, consistent data definition, better quality data, right, ये सारी चीजें आपको यहीं से पढ़ के पता चलेंगी कि क्या टर्म्स होते हैं, ठीक है. फिर फ्यूचर प्लान क्या है. सिमिलरली अगर आप सेल्सफोर्स पे आओगे, तो सेल्सफोर्स पे आप थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है. Very nice example. So this is who? Madiha Shaheen. She said that it is also used in libraries for specific book IDs to match. Correct. It is, right. Salesforce पे आप आएंगे, Pidilite ने कुछ किया था, I think. ठीक है. तो Pidilite का ये था कि by automating sales and service, Pidilite is, ठीक है, with sales, automating routine process to focus on customers. चलो इसमें भी डेटा का ही है, बट ये ऑटोमेशन के टुवर्ड्स है ज्यादा. आप Power BI की पढ़ सकते हैं, आप Tableau की पढ़ सकते हैं कस्टमर स्टोरीज, आप BCG की जरूर पढ़ेंगे, ठीक है. अब सी आई कैन ओनली टेल यू, यू हैव टू गो बैक एंड रीड ऑल ऑफ दिस, ठीक है. तो BCG है, KPMG है, McKinsey है, EY है, ठीक है. ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा. दूसरा, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करना है, सी, one is just be aware about these topics, because when you sit for interviews, right, irrespective of what kind of role you're sitting for, right, unless it is completely non-related to data, any role where you're sitting, it can be finance, marketing, HR, whatever role, data is going to play a part in every role, right. So what you can also do is, one very nice, there are few podcasts that you can listen to. ये Spotify पे भी available है, ठीक है. तो एक होती है McKinsey की podcast. These are 20-30 मिनट क्लिप्स, ठीक है, ऑडियो क्लिप्स हैं. आप ट्रैवल करते वक्त कहीं भी बैठे हैं सुन सकते हैं, ठीक है. 20-30 मिनट के क्लिप्स होते हैं. इट इज कॉल्ड द McKinsey पॉडकास्ट. फिर एक होता है BCG का पॉडकास्ट, ठीक है, वो भी आप सुन सकते हैं. आई टेल दिस टू ऑल स्टूडेंट्स, आई माई सेल्फ लिसन, बिकॉज यहाँ पे यू गेट एक्सेस टू सीनियर पार्टनर्स, बिजनेस लीडर्स एट BCG, एट McKinsey, एट Bain, जो अपने क्लाइंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. तो उससे आपको पता चलेगा, ठीक है. इफ यू डोंट लाइक टू रीड बुक्स, इफ यू लाइक टू रीड बुक्स, एंड जैसे कंसल्टिंग की बहुत अच्छी बुक है विच इज कॉल्ड द McKinsey वे. ये आई डोंट रीड बुक्स, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मैं ऑडियो बुक सुनता हूँ. तो दिस वाज आल्सो अ वेरी नाइस बुक के हाउ डज McKinsey एज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट, हाउ डज इट ट्रेन इट्स कंसल्टेंट्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. तो ये भी एक बहुत अच्छा है, राइट. तो Power BI, स्विगी, जो भी आपको बड़े बड़े कंपनीज है ना,
उनके आप कस्टमर स्टोरीज पढ़िए, आपको कुछ ना कुछ तो सीखने मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं फॉर्मूला पे। ओके, तो मैं हूँ 6.1 में, शीट 6.1 प्रॉब्लम, ठीक है। अगर यहाँ फॉर्मूला लिखा होगा तो हटा देना, शायद गलती से रह गया होगा, ठीक है। पहले मेरी शीट पे प्रॉब्लम समझिए, फिर मैं आपको बता दूंगा, फिर आप लिख लेना। नथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, फेयरली सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई हैव सर्टेन नेम्स ऑफ बैंक्स हियर, मुझे बैंक्स के अगेंस्ट में यहाँ से नंबर ऑफ ब्रांचेस एक्सट्रैक्ट करनी है। अब मैनुअली तो करूंगा नहीं, आई वांट टू राइट सम फॉर्मूला, सो आई विल से इक्वल टू VLOOKUP, ठीक है। आई विल से इक्वल टू VLOOKUP। हाँ, VLOOKUP में 4 आर्गुमेंट होती है, ठीक है। VLOOKUP वैल्यू होती है, किस वैल्यू को मैं ढूंढना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं इस बैंक की वैल्यू को ढूंढना चाहता हूँ। कहाँ ढूंढना है मुझे इस वैल्यू, किस टेबल में मुझे इस वैल्यू को ढूंढना है, किस टेबल में मुझे इस वैल्यू को ढूंढना है। तो मेरे को इस वैल्यू को ढूंढना है इस टेबल में, जो नेम ऑफ द बैंक है, स्टेट है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ स्टाफ, इस पूरे टेबल में ये वैल्यूज लोकेटेड है। VLOOKUP ध्यान रखिए, जब भी आप अपना टेबल एरे स्पेसिफाई करेंगे, टेबल एरे का मतलब है जिस टेबल में आपका लुकअप वैल्यू और आउटपुट वैल्यू दोनों प्रेजेंट है। लुकअप वैल्यू यानी जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, और आउटपुट वैल्यू जो वैल्यू आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो, वो दोनों जहां पर प्रेजेंट है वो आपका टेबल एरे होगा। तो मेरे केस में इट इज फ्रॉम E to H, it is from E to H. So I will click on E2, Control Shift right, Control Shift down, Control backspace to come back to the formula. इसको फ्रीज करेंगे, क्योंकि अगर आप फ्रीज नहीं करोगे तो जब आप फॉर्मूला को ड्रैग करोगे तो E2 will become E3, तो आपका टेबल शिफ्ट होता जाएगा। और मैं चाहता हूं कि वो फॉर्मूला जो है, VLOOKUP जो है, हमेशा इसी रेंज में सर्च करे, क्योंकि नीचे तो मेरे पास डेटा है नहीं ना, H32 के बाद मेरे पास तो डेटा है नहीं, मेरा डेटा तो H32 पे खत्म हो जाता है। तो आई ओनली वांटेड टू सर्च इनसाइड दिस रेंज, सो आई विल हैव टू फ्रीज इट। अगर आप फ्रीज नहीं करना चाहते हैं तो आप पूरा कॉलम सिलेक्ट करेंगे, जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में दिखाऊंगा, ठीक है। अब थर्ड आर्गुमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे बताइए इस टेबल एरे में कितने कॉलम्स हैं, इस टेबल एरे में कितने कॉलम्स हैं, इस टेबल एरे में कितने कॉलम्स हैं। जो टेबल एरे है 4 है, ठीक है। और अगर मैं बोलूं मुझे नंबर ऑफ ब्रांचेस चाहिए, तो नंबर ऑफ ब्रांचेस किस पोजीशन पे लोकेटेड है, थर्ड। पोजीशन। दैट इज व्हाट कॉलम इंडेक्स नंबर मींस। यानी आपने अगर सिलेक्ट किया है फ्रॉम E to H, अब कॉलम E कौन सा कॉलम है उससे फर्क नहीं पड़ता, आपका टेबल एरे शुरू होता है जहां से आपने सिलेक्ट करना शुरू किया है, ठीक है। आपका टेबल एरे शुरू होता है जहां से आपने सिलेक्ट करना शुरू किया, तो मैंने यहां से शुरू किया इस कॉलम से, तो दिस बिकम्स माय कॉलम 1, दिस बिकम्स कॉलम 2, दिस बिकम्स कॉलम 3, दिस बिकम्स कॉलम 4। कॉलम इंडेक्स नंबर इज नथिंग बट द पोजीशन ऑफ द कॉलम फ्रॉम व्हिच यू वांट द आउटपुट, द पोजीशन ऑफ द कॉलम फ्रॉम व्हिच यू वांट द आउटपुट। इन दिस केस इट इज 3। लास्ट आर्गुमेंट अभी मैं बता रहा हूँ, आप 0 लिखिए, क्यों है क्या है वो मैं बता दूंगा आपको। लास्ट आर्गुमेंट 95% ऑफ द केसेस में VLOOKUP में 0 होगा या फॉल्स। आप 0 लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आप 0 लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। मैं अभी के लिए फॉल्स लिख देता हूँ, उसका मतलब ये होता है कि आप एग्जैक्ट मैच ढूंढ रहे हो। दूसरा अल्टरनेटिव क्या है वो अभी नहीं जाएंगे उसमें, मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद। तो फॉल्स का मतलब ये होता है कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढ रहा हूँ, जो ये एग्जैक्ट नाम है मैं उसको उस टेबल में ढूंढ रहा हूँ, ठीक। मैं एक बार एंटर दबा देता हूँ, मुझे आंसर मिल जाता है, मैं फॉर्मूला को ड्रैग कर लेता हूँ। अब VLOOKUP कर क्या रहा है समझिए, I'll show you in the PowerPoint only, I have the notes there. So VLOOKUP is basically taking that value, going to the table, searching for the value in the first column. Remember, in a VLOOKUP, the value can only be searched in the first column of the table. VLOOKUP function जो है वो जब मैं E कॉलम से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो वो वैल्यू को ना सिर्फ इसी कॉलम में सर्च कर सकता है। दैट इज वाई द फर्स्ट कॉलम इन द टेबल एरे, जो आप टेबल एरे स्पेसिफाई करेंगे उसमें जो पहला कॉलम होगा वो लुकअप कॉलम होना चाहिए, यानी उस कॉलम में लुकअप वैल्यू प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर नेम ऑफ द बैंक के पहले नेम ऑफ द बैंक आगे होता ना और स्टेट पहले होता, तो और आप स्टेट से सिलेक्ट करते तो वर्क नहीं करता, क्योंकि VLOOKUP जो है डिफॉल्ट पहले कॉलम में ही सर्च करता है। VLOOKUP उस और किसी तरीके से ऑपरेट नहीं करता है, ठीक है। उसके ऑल्टरनेटिव्स है, अगर आपका डेटा लेफ्ट पे है तो यानी बेसिकली VLOOKUP से आप राइट की तरफ से वैल्यू निकाल सकते हो, यानी जो आपका लुकअप कॉलम है उसके राइट पे अगर कॉलम है तो आप वैल्यू निकाल सकते हो, अगर लेफ्ट पे वैल्यूज है तो आप लेफ्ट पे अगर कॉलम है तो आप वैल्यू नहीं एक्सट्रैक्ट कर पाओगे यूजिंग अ VLOOKUP फॉर्मूला, यूजिंग अ VLOOKUP फॉर्मूला। Does anybody know why VLOOKUP can only search for value in the first table, in the first column? Can anybody think why VLOOKUP is only able to search for value in the first column? First column is the primary key. Exactly, perfect. फर्स्ट कॉलम होता है प्राइमरी की, यानी ऐसा वैल्यू जो हर रो को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है, एंड जनरली इन डेटाबेसेस दैट इज डिनोटेड एज द फर्स्ट कॉलम। तो जब ये फॉर्मूला बनाया गया होगा, इट वुड हैव बीन क्रिएटेड विद द इंटेंशन दैट
people will store the data in that way, but generally Excel में लोग data वैसे store नहीं करते जैसे करना चाहिए. People have their own whims and fancies of how they store data, right? तो इसकी वजह से issues होते हैं data में, लेकिन हमारे लिए वो priority नहीं है. But the idea is that the first column is the primary column, ठीक है? That is why the VLOOKUP function searches only in the first column, ठीक है? Please write this formula. मैं formula को यहाँ display कर देता हूँ. Please write the formula. कोई doubt है तो पूछिए. This is a fairly, see, like I told you, the formula is fairly simple. लेकिन जो concept है कि वो क्यों use होता है, कहाँ use करना है, वो ज़्यादा ज़रूरी समझना. Yeah, formula तो fairly simple ही है. हाँ मुशर्रफ बोलिए. Sir, this third argument which you have entered 3, that is the starting row number. नहीं. That is the column number. So I want number of branches. So I have to specify what position is number of branches located at inside my table array. So in the context of my table array, I have 4 columns. First is the name of the bank. Second is the state. Third is the number of branches. Fourth is the employees. I have to specify which column I want to get the output from. I have to specify. जैसे आप यहाँ देखोगे, तो मुझे मेरे टेबल में 4 कॉलम है. कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे सप्लाई करना है 3, बिकॉज मुझे थर्ड कॉलम से आउटपुट चाहिए. अगर आपको स्टेट चाहिए होता तो आप 2 सप्लाई करते. अगर आपको स्टाफ चाहिए होता तो आप 4 सप्लाई करते. यानी वो कॉलम का पोजीशन है. दैट इज द पोजीशन ऑफ द कॉलम. दैट इज द Sir, position of we the column. should know the position of the column. हाँ, If you do not, so if we have You will- too many columns, like you will have to, हाँ, if you have a large number of columns, great question. आपको मैनुअली काउंट करना पड़ता है. जनरली लोग वही करते हैं. मैं आपको बता दूंगा how you can automate that also. वो we'll learn. अभी तो फर्स्ट एग्जांपल है, that's why we do it the normal way. ठीक है. बट जनरली लोग काउंट करते हैं. जनरली यूजर्स जो है वो बैठ के काउंट करते हैं. अगर 15 कॉलम है तो जाके गिनेंगे कौन सा कॉलम है. Please try the example, everyone. Please try the example, everyone. Sir, is it important to freeze E and हाँ. G? मैं बताता हूँ. तो अगर आप फ्रीज नहीं करोगे ना तो क्या होगा. अगर मैं फ्रीज हटा देता हूँ, ठीक है, मैं फॉर्मूला को ड्रैग करता हूँ, ठीक है, आंसर अभी भी आ रहा है. वो कोइंसिडेंटली क्योंकि जो वैल्यूज है ना वो नीचे की तरफ Yes, प्रेजेंट sir. है. अगर मैं इसको फॉर्मूला टेक्स्ट आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देखोगे E2 जो रेंज है वो शिफ्ट हो गई है. फाइनली जाके क्या हो गई वो E6 से H36. ठीक है. तो अगर मैं मान लीजिए छत्तीसगढ़ बैंक होता ना यहाँ पे लास्ट में, तो मुझे आंसर मिलता नहीं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो ऊपर से नहीं सर्च कर रहा है. देख रहे हो, वो फ्यू रोज को स्किप करके नीचे की तरफ जा रहा है. तो इसलिए आपको फ्रीज करना Yes, जरूरी sir. है. Okay, sir. तो फ्रीज योर टेबल है. उसका दूसरा ऑल्टरनेटिव है पूरा कॉलम चूज कर लो, जो नेक्स्ट एग्जांपल में मैं दिखाता हूँ. तो दूसरा ऑल्टरनेटिव है पूरा कॉलम चूज कर लो, जो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में आपको दिखा दूंगा. अभी आप लोग ये वाला ट्राई कीजिए. ये सबसे फर्स्ट एग्जांपल मतलब बेसिक वीलुकअप का एग्जांपल है. आई विल ऑब्वियसली हेल्प यू डू मोर कॉम्प्लेक्स वंस एज वेल. ये हो जाएगा तो बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वाला दिखाता हूँ. फिर इसको फ्रीज करना है बाय द वे. डन गाइस. कोई डाउट है इसमें तो पूछिए. Put the formula also in the chat.
that can pick it up from there if required. Oh, sorry, I didn't see the chat. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एडिंग न्यू रो। अब होता क्या है बेसिकली, अगर आपको पता है कि आपका टेबल फ्रोजन है, अगर आपका टेबल फ्रोजन है यानी आपका टेबल फ्रोजन है एक स्पेसिफाइड लोकेशन तक, तो आप चूज कर लो उस रेंज को, आप कॉलम मत चूज करो। बट वरना आइडियली क्या होगा, हम चाहेंगे कि हम पूरा कॉलम चूज करें टेबल एरे में, क्योंकि जब मैं पूरा कॉलम चूज करता हूँ, फॉर्मूला सेम है, मेरा फॉर्मूला वही है, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रीज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट करता हूँ मैं सारे रोज को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे फ्रीज करने की जरूरत है नहीं, और ये फॉर्मूला मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा, राइट की तरफ नहीं, तो उस केस में भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। अगर मैं फॉर्मूला को राइट की तरफ ड्रैग कर रहा होता तो उस केस में EH शिफ्ट होने का चांस था कॉलम्स, बट सिंस आई एम ड्रैगिंग इट डाउनवर्ड्स, all the rows are anyway selected, right? All the rows are anyway selected. So if a new value gets added tomorrow, say यहाँ पे अगर new value gets added, ठीक है, and if I come back and I put new bank 2, तो उसका वैल्यू यहाँ एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, पुराने एग्जाम्पल में क्या था, पिछले एग्जाम्पल में आपने टेबल एरे को फ्रीज किया था, फ्रीज करने का मतलब ये होता है कि वो उसी रेंज में ढूंढेगा, E2 से H32 में ढूंढेगा, उसके बाहर नहीं ढूंढेगा, यानी अगर कल को नई वैल्यू आएगी तो वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। जनरली डेटाबेसेस में फ्रीज नहीं करोगे आप, क्योंकि कस्टमर ट्रांजैक्शन अगर टेबल है तो ट्रांजैक्शन तो बढ़ती रहेगी, ट्रांजैक्शन तो और रोज ऐड होते रहेंगे ना, कस्टमर्स के तो और रोज ऐड होते रहेंगे, तो कभी भी आप फ्रीजिंग नहीं करोगे उस केस में। एक्सेल में करते हैं, but जनरली डेटाबेस में फ्रीजिंग का कॉन्सेप्ट होगा नहीं, जहां तक मुझे पता है। आई माइट बी रॉन्ग, यू विल हैव टू चेक, बट जहां तक आई अंडरस्टैंड नहीं होता है। ठीक है, तो सेम एग्जांपल है, बस जो सेकंड आर्गुमेंट है टेबल एरे, वहां पे मैंने स्पेसिफाई किया है पूरे कॉलम को, वहां पे मैंने स्पेसिफाई किया है पूरे कॉलम को। सेम आर्गुमेंट है, मैंने पूरे कॉलम को स्पेसिफाई किया। ट्राई कर लीजिए एग्जाम्पल। Sir, here we don't freeze. I selected the entire column, no? When I select column E, what happens? I'm selecting from row 1 till row 10,48,576. तो सारे रो सेलेक्ट हो जाते हैं, तो मुझे फ्रीज करने की जरूरत ही नहीं है। सिंस मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे फ्रीज करने की जरूरत नहीं है। Sir, can I extract two or more data simultaneously? Yes, you can. Not in this example. You will have to specify it differently. मैं दिखा दूंगा, उसका एग्जांपल आएगा, मैं दिखा दूंगा। Okay, sir. आप लेफ्ट से मल्टीपल वैल्यू सब कर सकते हो, और डायनामिक कॉलम नंबर आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा, वो भी डायनामिक हो जाएगा। लेकिन आई वांट टू टेक इट स्टेप बाय स्टेप। Sir, can you please explain second and fourth argument of the formula once again? Sure. So see, second and fourth में अभी आप मान लो 0 और false लिखना है, वो 95% ऑफ द टाइम्स आपको यही लिखना होगा, तो आप वही लिखो। फोर्थ का तो आप अभी कोई एक्सप्लेनेशन में नहीं दूंगा, फोर्थ के लिए आप वही लिखो, जब टाइम आएगा आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। सेकंड का क्या है, सेकंड आर्गुमेंट में आपको टेबल सिलेक्ट करना है, यानी जिस वैल्यू को मैं ढूंढ रहा हूँ, यानी इस केस में मैं बैंक को अगर ढूंढ रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा ना बैंक कहाँ है, ये बैंक जो मैं ढूंढ रहा हूँ इसका नाम कहाँ प्रेजेंट है। अरे यार जूम आउट हो जाओ, हाँ किस टेबल में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मेरा जो बैंक है वो इस रेंज में प्रेजेंट है, तो मुझे बताना पड़ेगा ना कहाँ ढूंढना है जाके। ठीक है, और जब मैं टेबल स्पेसिफाई करता हूँ VLOOKUP में सेकंड आर्गुमेंट में, विच इज टेबल एरे, राइट, एरे इज नथिंग बट अ रेंज ऑफ वैल्यूज, तो टेबल एरे इज नथिंग बट अ टेबल विद अ रेंज ऑफ वैल्यूज। सो व्हेन आई एम सर्चिंग फॉर दिस हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हियर, it is able to find हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, मतलब it literally works like this, से हरियाणा लिख देते हैं, तो ये मिल गया हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक यहाँ पे रो नंबर 22 में, रो नंबर 21 में, और फिर मैंने थर्ड आर्गुमेंट में स्पेसिफाई किया था यहाँ पे 3, तो वो थर्ड कॉलम में जाएगा, और जो इंटरसेक्शन पे वैल्यू है ना वो मुझे एक्सट्रैक्ट करके देगा। दिस इज व्हाट अ VLOOKUP लिटरली डज, इट सर्चेस फॉर द वैल्यू इन द फर्स्ट कॉलम,
wherever it finds the value, it stops in that row, comes to the column where you have to extract the value from, and whatever is there at the intersection of that row and column, it gives you that as the output. This is what a VLOOKUP is literally doing, right? This is what a VLOOKUP is literally doing. ठीक है अब्दुल रहमान? नेक्स्ट शीट पे आ जाइए, एरर्स पे। इस पे कुछ करने के लिए है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि VLOOKUP लिखते वक्त एरर किस किस टाइप के आते हैं। एक बार मेरी स्क्रीन पे देख लीजिए, एक एरर आता है, अरे सॉरी माय लैपटॉप इज एक्टिंग अप। एक एरर आता है जब आप कॉलम इंडेक्स नंबर में 0 लिखते हो। कॉलम इंडेक्स नंबर में गलती से कोई 0 क्यों लिखना चाहेगा? इसका कोई लॉजिक होगा ना। अगर कोई 0 लिख रहा है गलती से, एरर आएगा, एक्सेल को नहीं समझ आता, बट 0 किस केस में लिखेंगे? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ थर्ड आर्गुमेंट की, विच इज पोजीशन ऑफ अ कॉलम। 0 क्यों लिखेगा कोई बता सकता है? Why would anyone specify 0 as a position for a column? Can 0 be a position? Maybe wanting to write 10 and missed one. नहीं, Or नहीं। प्रोग्रामिंग आती है आप में से किसी को? कोई इंजीनियर है आप में से? कोई इंजीनियर है आप में से? सर एरे की पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है। हाँ, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जनरली इंडेक्सिंग जो होती है, यानी पोजीशन ऑफ कॉलम्स और रोज, पोजीशनिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में 0 भी होता है, 0 का मतलब होता है पोजीशन 1 और 1 का मतलब होता है पोजीशन 2, बिकॉज 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग। और -1 का मतलब होता है लास्ट वैल्यू प्रोग्रामिंग में। एक्सेल को ना -1 समझ में आता है ना 0 समझ में आता है। एक्सेल में अगर आपको लिखना है तो आपको 1 2 3 4 5 करके ही लिखना होगा, ठीक है। दूसरा आपकी वैल्यू आती है जिसे अगर आप -1 लिखते हो, ठीक है, तो उस केस में भी आपको इनकरेक्ट रिजल्ट आएगा। और अगर आपने 5 लिख दिया, अगर आपके पास कॉलम ही 4 है और आप लिखोगे 5, तो आपको रेफरेंस एरर आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं वो वैल्यू कहाँ प्रेजेंट है, वेयर शुड इट गो एंड फाइंड दैट वैल्यू, ठीक है। तो जनरली यही एरर आते हैं। और एक एरर आएगा कि अब आपने VLOOKUP के स्पेलिंग में अगर गड़बड़ कर दी तो नेम एरर आता है। आपने अगर VLOOKUP के स्पेलिंग में गड़बड़ कर दी है तो नेम एरर आता है, तो नेम एरर आएगा, ठीक है। प्लीज कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एवरीवन, प्लीज कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल एवरीवन। इसमें आ जाइए अब हैंडल एरर्स में, लास्ट शीट पे आ जाइए। इसमें ना इफ एरर लगाना है, इसमें एक बार VLOOKUP का फॉर्मूला लिखो सब लोग। लास्ट शीट पे आके VLOOKUP का फॉर्मूला लिखिए। लास्ट ये वाला एग्जांपल लिखिए एवरीवन। यहाँ पे VLOOKUP फॉर्मूला लिखिए प्लीज। यहाँ पे VLOOKUP का फॉर्मूला लिखिए। आपको फ्रीज करना है फ्रीज करिए, आपको पूरा कॉलम चूज करना आप कॉलम चूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको एक जगह एरर आएगा, आपको एक जगह एरर आएगा, ठीक है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, वो वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। दैट वैल्यू इज नॉट प्रेजेंट इन योर टेबल, दैट इज व्हाई यू गेट एन एरर, ठीक है। तो बहुत बार एरर जेन्युइन भी हो सकता है। एनी का मतलब है दैट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल हियर, दैट वैल्यू इज नॉट अवेलेबल हियर। नाउ लेट्स से आई वांट टू सम अप दीज वैल्यूज, तो मैं काउंट करना चाहता हूँ नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो एरर, जब एरर होगा तो मैं सम नहीं कर पाऊंगा, जब एरर होगा तो मैं इस तरीके से सम नहीं कर पाऊंगा, जब एरर होगा तो मैं इस तरीके से सम नहीं कर पाऊंगा। उस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ आता हूँ, मैं बोलता हूँ कि आई वांट टू राइट इफ एरर, ये हमने किया हुआ है पहले, इफ एरर इफ देयर इज अ वैल्यू। तो सिंस वैल्यू आर्गुमेंट में क्या आएगा, पूरा VLOOKUP फॉर्मूला आएगा, क्योंकि पूरा VLOOKUP फॉर्मूला तो एक रिजल्ट देता है ना, एक वैल्यू। तो जो इफ एरर की वैल्यू आर्गुमेंट है उसमें पूरा VLOOKUP का फॉर्मूला आएगा, क्योंकि उसको मैं इवैल्यूएट कर रहा हूँ। आई एम इवैल्यूएटिंग द आउटपुट ऑफ द VLOOKUP कि वो आउटपुट दे रहा है या एरर दे रहा है। और अगर आउटपुट दे रहा है तो मैं आउटपुट एक्सेप्ट करूंगा, अगर एरर दे रहा है तो आई कैन डिस्प्ले एनीथिंग दैट आई वांट। डबल कोट्स में आई कैन से एरर फॉर दैट मैटर, डबल कोट्स में इस तरीके से अगर मैं एरर लिखूंगा और फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा, तो यहाँ टेक्स्ट होने के बावजूद सम हो सकता है। जनरली
ऐसे केस में आप सम नहीं कर पाओगे। अगर आप करते हो ऑल्ट इक्वल टू, ठीक है, तो जनरली जहां टेक्स्ट होगा वहां पे सम हो जाता है, माय बैड, बट फॉर्मूला में नहीं होता, सॉरी, हाँ फॉर्मूला में नहीं होगा। अगर एरर है तो उसको आप टेक्स्ट से रिप्लेस कर दोगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया फॉर्मूला में, इफ एरर अप्लाई करके। लेट मी जस्ट ब्रेक इट इनटू मल्टीपल लाइंस। मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करने का तरीका है ऑल्ट एंटर। मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करने का तरीका है ऑल्ट एंटर, राइट। मल्टीपल लाइंस में ब्रेक करने का तरीका है ऑल्ट एंटर। ठीक है, तो ये सिंपल फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपका सेम होगा, बस आप उसको इफ एरर के अंदर रैप कर देंगे। आप उसको इफ एरर के अंदर रैप कर देंगे। आप उसको इफ एरर के अंदर रैप कर देंगे। फॉर्मूला आपका सेम होगा, आप उसको इफ एरर के अंदर रैप कर देंगे। Sir, we have to put the quotation at the end. Can we put it before VLOOKUP? No, the quotation is not part of the VLOOKUP formula. The quotation is part of the if error formula. Okay. हाँ, do you see the quotation is not part of VLOOKUP. VLOOKUP का parenthesis यहाँ क्लोज हो चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक VLOOKUP का parenthesis क्लोज हो चुका है। जो if error का सेकंड आर्गुमेंट है, वैल्यू if error, उसमें मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ। आपको अगर ब्लैंक छोड़ना है तो आप बस दो डबल कोट डाल दो बिना किसी स्पेस के, तो ब्लैंक दिखा देगा। आप मतलब आपको कुछ डिस्प्ले करना तो आप कर सकते हो, आपको एरर को हाइड करना है तो आप एरर को हाइड कर सकते हो, आपको डैशेस दिखाना है आप डैशेस दिखा सकते हो, जो चाहिए आप दिखा सकते हो। नंबर में डाल देना, नंबर डालोगे तो ऐड हो जाएगा, नंबर डालोगे तो ऐड हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ग्रेट। ऐसा कोई है जिसको अभी तक VLOOKUP समझ ही नहीं आया, प्लीज बताइए। ऐसा कोई है जिसको समझ नहीं आया है कुछ भी, प्लीज बताइए। ठीक है, अगर होगा तो प्लीज बताना, आई एक्सप्लेन इट अगेन। Now please come to approximate match. Now please come to approximate match. Please come to approximate match. ठीक है, approximate match वाली शीट पे आइए और फिर मेरी स्क्रीन पे देखिए। सॉरी, अब अप्रोक्सीमेट मैच का कॉन्सेप्ट क्या है समझिए। तो VLOOKUP का जो लास्ट आर्गुमेंट है उसमें हमने लिखा है, तो पहले हमने लिखा 0 या फिर फॉल्स, दोनों एक ही बात है। नाउ दूसरा ऑप्शन होता है आपके पास लिखने का ट्रू या फिर 1। तो एक्सेल में ट्रू और 1 एक ही चीज होती है, फॉल्स और 0 एक ही चीज होती है। ट्रू का मतलब ये होता है, बाय डेफिनेशन इट इज कॉल्ड एन अप्रोक्सीमेट मैच, बट वो अप्रोक्सीमेट नहीं होता है। It works with slabs. It will work with slabs or range of values. It will work with slab or range of values, right? It will work with slab or range of values, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में अगर मेरा डेटा इस तरीके से मेंशन्ड होता, एक सेकंड रुकना बस। ठीक है, अगर मेरा डेटा इस तरीके से मेंशन्ड होता, 0 से वो परसेंटेज में नहीं आया, बट 0 से 100, 100 से 105, 105 से 110 एंड 110 एंड अबव, और इसके अगेंस्ट में मैं अगर ये टीयर्स मेंशन करता, ठीक है, तो ऐसे डेटा पे VLOOKUP वर्क नहीं करेगा। ऐसे डेटा पे VLOOKUP वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये एक वैल्यू नहीं है, ये तो मल्टीपल वैल्यूज हो गई। तो मल्टीपल वैल्यूज में तो वो एक कॉलम में वैसे भी सर्च नहीं कर सकता। तो अगर मैं यहाँ से परसेंटेज ढूंढने की कोशिश भी करूँ इस टेबल में, तो VLOOKUP मुझे आउटपुट नहीं देगा, VLOOKUP मुझे आउटपुट नहीं देगा। ठीक है, इफ आई जस्ट ट्राई इट फॉर यू गाइस, इफ आई से इक्वल टू VLOOKUP, लुकअप वैल्यू आपको बनाने की जरूरत नहीं, मैं जनरली दिखा रहा हूँ।
कि मैं अगर इसको मेरा टेबल एरे बनाऊं और मैं बोलूं कॉलम 2 से मुझे आउटपुट चाहिए और मुझे ट्रू वैल्यू चाहिए, तो ये मुझे आंसर नहीं देगा, ये मुझे आंसर नहीं देगा, बिकॉज ऐसे टेबल में वो सर्च नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा स्लैब, हम यूजुअली ऐसे ही डिफाइन करते हैं ना, दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक ही सेल में लिखते हैं, तो आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा, आपको उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा। यानी आपका जो लोअर लिमिट होगा हर सेल का, यानी अगर आपने इस तरीके से लिखा हुआ है 0% to 100%, 100% to 105%, 105% to 110% and 110% या फिर ग्रेटर देन लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल सम रीजन। तो अगर आपका डेटा इस तरीके से, जो हम जनरली करते हैं, रेंजेस हम ऐसे ही बनाते हैं, फॉर्मूला में अगर आपको वीलुकअप में सप्लाई करना है तो आपको इसका लोअर लिमिट, इस रेंज का लोअर लिमिट आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एनी वैल्यू दैट इज लेस देन 100 उसका कैटेगरी क्या होगा, नोट हियर। अगर वो 100 है तो कहाँ आएगा, सेम रो में। 105 है तो कहाँ आएगा, बी। 100 और 105 के बीच में, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू। जनरली इसका कंडीशन का क्राइटेरिया होता है या डेफिनेशन होती है ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विल बी नोट हियर, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 विल बी ए, greater than equal to 105 will be B, greater than equal to 110 will be C, greater than equal to 110 will be C. Now here I cannot use an exact match, I cannot write false or 0 in the last argument because मेरे पास यहाँ सारे परसेंटेज जो यहाँ है वो मेंशन नहीं है, 98% तो यहाँ मेंशन नहीं है, but I can still find 98% here. How do I do that? I can say equal to VLOOKUP, lookup value, this becomes my table array, I will freeze it, कॉमा 2 कॉमा 1, 1 या 2 एक ही बात है, लास्ट में जो लिखना आपको लिख सकते हो और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। बेसिकली जब आपको रेंजेस में सर्च करना होता है, स्लैब्स में सर्च करना होता है, तब आप यूज करते हो VLOOKUP with a true, VLOOKUP with a true, तब आप सर्च करते हो VLOOKUP with a true। इसका डेफिनेशन एक बार यहाँ एक्सप्लेनेशन देखिए कि आपके जो स्लैब्स है जो आपने बनाए, इट डज नॉट वर्क विद टेक्स्ट वैल्यूज लाइक नेम एंड प्रोडक्ट्स, ओनली वर्क्स विद नंबर्स। द कॉलम शुड बी सॉर्टेड इन एन असेंडिंग ऑर्डर, यानी यहाँ पे अगर वैल्यूज 110 से 0 की तरफ आ रही डिसेंडिंग में, ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। द वैल्यू शुड बी इन एन असेंडिंग ऑर्डर, ओनली देन इट वर्क्स, ठीक है। इट कैन वर्क ऑन डेट्स आल्सो, अगर आपके पास डेट्स हैं इन एन असेंडिंग ऑर्डर तभी भी ये वर्क करेगा, ठीक है। जो इंटरवल साइज है वो नॉन इक्वल भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 0 है फिर 100 है, तो कोई इक्वालिटी नहीं है, यानी आइडियली होना चाहिए था 0, 5, 10, 15, वैसा नहीं है। 0 से 100 है और फिर 100 से 105 है, इक्वल रेंजेस अगर नहीं है तो भी चलेगा। और ये नेगेटिव नंबर से भी कैन स्टार्ट एट नॉन नेगेटिव नंबर एज वेल, कैन स्टार्ट एट नॉन नेगेटिव नंबर एज वेल, ठीक है। तो जनरली द आइडिया इज कि जब आपको स्लैब्स में, रेंजेस में वैल्यू को ढूंढना होता है, टैक्स स्लैब हो सकता है, डिस्काउंट परसेंटेज हो सकता है, इंसेंटिव कैलकुलेशन हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। उस केस में आपको क्या करना है, आपको स्लैब वाला सिस्टम यूज करना है, आपको स्लैब वाला जो है क्राइटेरिया यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है, which is approximate match, which is approximate match, इस तरीके से, ठीक है। ये मैं इफ कंडीशन से भी कर सकता हूँ, बट वो इफ कंडीशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अगर मैं इफ कंडीशन से करने जाऊं तो आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, मुझे मल्टीपल नेस्टेड इफ्स लिखने पड़ेंगे टू गेट द सेम आउटपुट, राइट। मुझे मल्टीपल नेस्टेड इफ लिखने पड़ेंगे टू गेट द सेम आउटपुट। तो आप उसको इस तरीके से भी स्पेसिफाई कर सकते हो, सिंपल राइटिंग अ सिंपल VLOOKUP फॉर्मूला, by writing a simple VLOOKUP formula, by writing a simple VLOOKUP formula. Right? Please write the formula, everyone. Please write the formula, everyone. Let me know once you're done. ठीक है, क्लियर है, समझ आया सबको? I hope you're able to understand. I'll just wait for a few more responses before I move to the last example for the day. Great. अब ये वाला एग्जाम्पल है ना, एक बार एक चीज अरे वाली शीट पे आ जाइए, एरे वाली शीट पे आ जाइए।
एंड दोज हु आर ऑन एक्सेल डेस्कटॉप वर्जन, जस्ट ट्राई व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ. अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको ऑनलाइन वर्जन पे जाना पड़ेगा. लिखिए 1,2 इस तरीके से, कर्ली ब्रैकेट्स में लिखिए 1,2. क्या आपको इस तरीके से आंसर आ रहा है? अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं 1,2, तो क्या वो 1 और 2 सेपरेट कॉलम्स में फिल हो रहा है वैल्यू? अगर नहीं हो रहा है तो ऑनलाइन वर्जन पे करिए ये वाला एग्जाम्पल. अगर नहीं हो रहा है तो excel.new खोलिए और बस ये डेटा कॉपी कर लेना. बस इतना इतना डेटा आपको कॉपी करना है. ठीक है, इतना डेटा आपको कॉपी करना है. नाउ बहुत बार क्या होता है, जब आपको ये वैल्यू स्पेसिफाई करनी होती है, जब आपको ये टेबल बनाना है, तो इन सम केसेस वेर यू आर डूइंग अ टैक्स कैलकुलेशन और टैक्स लैब्स जो फिक्स्ड होता है, और हुआ क्या, जब मैं वीलुकअप लगा के अगर फाइल किसी और को शेयर कर रहा हूँ, so the formula might break, right? If this table is coming from a different file, then the formula might break. उस केस में I can also build this entire formula. Now this is not a very relevant example, but it's a good example from a logic building perspective. तो ये जो टेबल है, ये जो पूरी टेबल है यहाँ पे, इसको मैं फॉर्मूला के अंदर बिल्ड कर सकता हूँ. एक बार देखेंगे कैसे. तो मैं यहाँ पे एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको. ठीक है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, सबसे पहले हमें लिखना है इक्वल टू. ये अगर आपके वर्जन में ऐसे लिखने के बाद, अगर आप इस तरीके से लिख रहे हो, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन 1,2 कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंटर. अगर ये दो कॉलम में वैल्यू स्प्लिट नहीं हो रही है तो ऑनलाइन वर्जन पे जाइए. तो ऑनलाइन वर्जन पे जाइए, excel.new पे जाइए and just copy this table and write what I'm doing. First have a look at the example. I want to build this entire table inside my sheet. So I will say equal to curly brackets, start with 0, comma, डबल कोट्स में नो टियर. ठीक है, कॉमा का मतलब होता है ब्रेक्स इट इनटू द नेक्स्ट कॉलम. फिर उसके बाद मैं डालूंगा सेमीकोलन, मैं लिखूंगा 1, कॉमा ए, डबल कोट्स में. मैं एक्चुअली इसको मल्टीपल लाइन्स में ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में इजी हो. फिर से मैं लिखूंगा सेमीकोलन 1.05, कॉमा बी, सेमीकोलन, ऑल्ट एंटर 1.1, कॉमा सी. जैसे ही मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, आप देख रहे हो ये टेबल जो है मैंने एक फॉर्मूला से क्रिएट किया है. ये जो टेबल है मैंने इसको एक फॉर्मूला से क्रिएट किया है. मैंने इसको एक फॉर्मूला से क्रिएट किया इस टेबल को, as you can see on the screen. Because what essentially happens is when I say equal to curly brackets open 1,2, it will break it into two separate columns. If I say 1 semicolon 2, it will break it into two separate rows. That is what I'm doing here. Same logic I'm using. I am basically building that entire table inside the formula. So my table has 2 columns and 4 rows. My table has 2 columns and 4 rows. The table has 2 columns and 4 rows. Right? The table has 2 columns and 4 rows. So I'm putting that entire thing inside this formula. Please create this first. इसको create कीजिए पहले. नहीं समझ आया तो पूछिए, मैं इसको चैट में डाल देता हूँ just in case. ठीक है, बेसिकली मैं चाहता नहीं हूं कि मैं VLOOKUP के फॉर्मूला में टेबल को यहां से रेफर करूं, तो मैं उस टेबल को फॉर्मूला के अंदर ही बिल्ड करूंगा. तो मेरे VLOOKUP के टेबल आर्गुमेंट में, टेबल एरे आर्गुमेंट में ये फॉर्मूला आएगा. ये जो फॉर्मूला हमने क्रिएट किया है ये फॉर्मूला आएगा टेबल एरे वाले आर्गुमेंट में. टेबल एरे वाले आर्गुमेंट में. प्लीज बिल्ड दिस फॉर्मूला एवरीवन. कॉमा का मतलब होता है वो दो कॉलम में, नेक्स्ट कॉलम में डाल रहा है वैल्यू को. जैसे ही आप सेमीकोलन करते हो नेक्स्ट रो में ले आता है वैल्यू को. ठीक है, जैसे आपके सामने यहाँ दिख रहा है, ये फॉर्मूला का आउटपुट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. लेट मी जस्ट ब्रेक दैट. ठीक है, तो ये फॉर्मूला का आउटपुट आपको यहाँ दिख रहा है. जैसे ही मैंने कोलन डाला है तो वो नेक्स्ट रो में वैल्यू को ले जाता है.
कॉमा डालता हूं तो वो नेक्स्ट कॉलम में ले जाता है। ये लिखने के बाद आप इसके पहले आ जाएंगे, डबल क्लिक करके VLOOKUP फॉर्मूला लिखिए, VLOOKUP वैल्यू डालिए, कॉमा दबाइए। टेबल एरे में ये पूरा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर वाला जो पार्ट है वो रहेगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज के जहां पे हुआ इसके बाद कॉमा डालिए। कॉलम हमने 2 ही क्रिएट किए तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही आएगा, और लास्ट में 1 आएगा यहाँ पर, क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट मैच कर रहे हैं, और आपको यहाँ पे आंसर आपका मिल जाएगा। राइट, पहले इस फॉर्मूला को बिल्ड करना जो कर्ली ब्रैकेट्स वाला फॉर्मूला है, उसके बाद डू द रेस्ट। दिस इज व्हाट योर फॉर्मूला विल लुक लाइक। प्लीज टेल मी इफ इसमें आपको कुछ समझ नहीं आया है। बेसिकली नाउ व्हेन आई शेयर द फाइल विद समवन, there is no dependency for the table array on some other sheet or some other range. The table array exists inside the formula itself. 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 Please let me know if you have any questions. But sir, we cannot do this for like large tables. No, you will not do this for large. That's why I said tax calculation, tax slab, incentive calculations for those cases. Only for those cases. मैं आपको इसका थोड़ा यूज केस बता देता हूँ. I'm just putting it on GPT. So it is only for small tables or when the table data is static. ठीक है, not expected to change. उस केस में ही आप करोगे, right? दूसरा, जैसे मैंने बताया कि जब आप वैल्यू को या फॉर्मूला को शेयर कर रहे हो किसी के साथ, उस केस में it becomes very easy. Let me know if you have any questions, anyone. Let me know if you have any questions. I'll put this formula also in the chat, just in case. I'll be able to show you the chat here. तो कहाँ जैसे ग्रेडिंग सिस्टम्स है, डिस्काउंट टियर्स हैं, सम कन्वर्जन टेबल फॉर करेंसी एंड ऑल, उस केस में आप यूज कर सकते हो. टैक्स ब्रैकेट के केस में आप यूज कर सकते हो. जैसे मैंने बताया, जहां पे टेबल स्मॉल होगा और स्टैटिक होगा, वहीं पे एप्लीकेबल है, वहीं पे ये एप्लीकेबल है. ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने अपने फोन से फोटो खींचा. फोन में ChatGPT डाउनलोड कर लेना अगर नहीं है तो आप लोगों के पास. मैंने फोन से फोटो खींचा और बोला व्हाट इज द यूज केस, तो उसने मुझे बता दिया क्या यूज केस है. बिकॉज सी, ये सारी चीजें ना आपको गूगल पे नहीं मिलेंगी. ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे नहीं मिलेगी कि मैं किस केस में VLOOKUP के अंदर टेबल एरे डिफाइन कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो ट्राई टू इंटीग्रेट ChatGPT. इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर वर्कफ्लो. मेरा तो होता ही है, इट इज ऑलवेज ओपन. मुझे अगर ईमेल भी लिखना होता है तो मैं ChatGPT से लिखता हूँ. ठीक है, बिकॉज हर चीज में टाइम जाता है ना, हर चीज में टाइम जाता है. ठीक है, बताइए, एनी एग्जाम्पल, एनी क्वेश्चंस, एनीवन, एनी क्वेश्चंस? दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल. तो ये treat this as like a foundational session on VLOOKUP. नेक्स्ट वाले में बहुत एडवांस एग्जांपल्स होंगे. मल्टीपल वैल्यूज, कॉलम को डायनामिक बनाना, कॉलम नंबर आपको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा. आप एक सेल में वैल्यू चूज करोगे तो कॉलम में आउटपुट आएगा. मल्टीपल कॉलम से आउटपुट वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना, we will do all those as well. So let me know if you have any questions or else we're done for the day. Let me know if you have any questions or else we're done for the day. I'll stop the recording as well. अब्दुल-रहमान, आप कुछ कह रहे हो? आपकी आवाज नहीं आ रही है. हाँ, अब आ रही है, बोलो बोलो. So you showed one